Hello students, today we are continuing chapter 2 that is measurements and units। उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं इस पोर्शन के बारे में एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमेशा हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो सही होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा मेजरमेंट एक जैसा नहीं आता है, उसमें कुछ एरर्स आती हैं, है ना। तो वो सब उनके बारे में कैसे उनको मिनिमाइज़ किया जाए या कैसे हम करेक्ट वैल्यू तक पहुंच जाएं, उन सब के लिए जो हम लोग नेसेसरी चीज़ें होती हैं उसका एनालिसिस इस चैप्टर इस पोर्शन में हम लोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है जो हमको देखना है आज वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये दोनों टर्म नॉर्मली हम लोग एक जैसे मानते हैं, है ना, लेकिन जब हम लोग डीप इस सब पोर्शन को एनालाइज करेंगे, सब पढ़ते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस हम लोग मानते हैं। तो अब हम लोग उन दोनों टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें दो टर्म हम लोगों को समझने चाहिए। सबसे पहले उसमें एक टर्म है ट्रू वैल्यू और दूसरा है मेजर्ड वैल्यू। इसका मतलब दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब है कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी, उसकी जो सही वैल्यू है वो है ट्रू वैल्यू, और ये जो वैल्यू है जो हम मेजर कर रहे हैं वो कहलाती है मेजर्ड वैल्यू। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। जैसे बहुत सारे लोग एक मेजरमेंट को ले रहे हैं तो सबकी मेजर्ड वैल्यू अलग अलग आ सकती है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे, मे बी इंस्ट्रूमेंट पे, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है मेजर्ड वैल्यू, है ना। तो पर्सन पे भी डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है, और मेथड पे भी डिपेंड करती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर मिला के मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से अलग कर देते हैं, है ना। तो मेनली जो एरर्स हैं वो इन्हीं के डिफरेंसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। तो वही एरर्स और उसके अप्रॉक्सीमेशंस के पोर्शन में हमको सब समझना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो टर्म है इसमें वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी। So accuracy is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity। इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट हमने लिए हैं, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आ रही है, वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। वो जितना क्लोज होगी वो मेजरमेंट उतना एक्यूरेट कहा जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म जो है वो अपन अलग से एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मास है ना, जिसकी ट्रू वैल्यू, जो कि मार्क्ड वैल्यू भी कह सकते हैं अभी हम, वो है 2 किलोग्राम, ठीक। तो अब दो तीन लोगों ने अलग अलग मेजरमेंट लिए। एक व्यक्ति ने लिया 2.1 किलोग्राम, दूसरे ने लिया 2.2 किलोग्राम। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी, क्योंकि ये जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, है ना, ये ट्रू वैल्यू के क्लोज हैं। तो ये सब जो वैल्यूज़ हैं, है ना, ये एक और मेजरमेंट है, मान लीजिए 1.9 किलोग्राम। तो ये सब वैल्यूज़ जो कहलाती हैं इनको हम लोग मेजर्ड वैल्यूज़ कहते हैं। तो ये जिसमें इसमें जो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी, ये वाली वैल्यू कम एक्यूरेट कही जाएगी, है ना। तो मान लीजिए किसी तरह से भी अगर हमने एक और मेजरमेंट लिया 2.3 किलोग्राम, तो वो और दूर माना जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जितना क्लोज हम ट्रू वैल्यू के जाते हैं, दैट मीन्स मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज जाती है वो उतनी ही एक्यूरेट कहलाती है। Now we come to the next point, that is called precision. So precision of a measurement is determined by the least count of measuring instrument. Smaller the least count of an instrument, the measurement are more precise. इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं कि जो बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट ले पा रहा है, मतलब उसका लीस्ट काउंट जो है वो बहुत कम है, तो उस मेजरमेंट को हम लोग मोर प्रिसाइज ऐसा कहते हैं, है ना। जैसे इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें, मान लीजिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो सेम है ना, 2 किलोग्राम वाला। अब अलग अलग लोगों ने मेजरमेंट्स लिए हैं, है ना। फर्स्ट पर्सन ने लिया था 2.1 किलोग्राम, दूसरे ने लिया 2.2, और एक व्यक्ति जो है उसके पास जो वेइंग बैलेंस है वो कुछ अलग तरह की है ना। वो ज़्यादा डेसिमल के प्लेसेस तक वो मेजरमेंट कर पा रही है। मान लीजिए वो इस तरह से मेजर कर पा रही है, 1-1 ग्राम तक वो मेजर कर पा रही है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है ना, लेकिन इस मेजरमेंट को प्रिसाइज कहा जाएगा। तो दिस मेजरमेंट इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट, दैट इज़ डेसिमल के बाद सेकंड एंड थर्ड प्लेस तक लेके जा रहा है कंपेयर टू इसके। तो ये मोर प्रिसाइज है, लेकिन ये वाला जो मेजरमेंट है ये मोर एक्यूरेट कहा जाएगा, है ना। तो प्रिसाइज और एक्यूरेसी जो है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म हैं। प्रिसाइज रेफर्स टू द लीस्ट काउंट, कहाँ तक कितनी जो है डेसिमल के बाद प्लेसेस तक हम ज़्यादा महीन से महीन छोटे से छोटे मेजरमेंट जो ले पा रहे हैं वो प्रिसाइज कहलाते हैं। और जब हम मेजर्ड वैल्यू को जब ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज ले जाते हैं तो उसको हम लोग एक्यूरेट कहते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों हमेशा अलग अलग हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये बिल्कुल सेम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक मेजरमेंट हमने लिया 2.077 किलोग्राम। अब ये जो मेजरमेंट है इस केस के लिए ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट एज वेल एज मोर प्रिसाइज। तो इन सब मेजरमेंट्स में सबसे एक्यूरेट और सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट है ये वाला। एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि ये 2 के दैट इज़ ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है इन सब में से, है ना। फिर प्रिसाइज क्यों है? बिकॉज बाकी सब जो मेजरमेंट हैं ये दोनों, है ना, ये दोनों जो है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नाप रहे हैं, ये दोनों जो है प्रिसाइज कहला जाएंगे। तो ये सेम प्रिसीजन के कहे जाएंगे बिकॉज बोथ आर मेजरिंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो अब हमने एक ऐसा मेजरमेंट देखा जिसमें वो एक्यूरेट भी है और साथ साथ प्रिसाइज भी है। अब हमको अगर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है ना, तो उसको कभी भी सही नहीं नाप सकते हैं, या भी हम देखेंगे कि क्यों नहीं नाप सकते हैं। तो यही फैक्ट इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब ये मान के चलेंगे हम कि उसमें कोई ना कोई एरर आ ही रही है, ठीक है। तो फिर ट्रू वैल्यू किसको माना जाएगा? तो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो सभी जितने भी मेजरमेंट्स लिए जाएंगे उनका मीन लिया जाता है, उसी को ट्रू वैल्यू माना जाता है ना। मान लीजिए हमने n ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, तो पहला ऑब्जर्वेशन है x1, x2 और इस तरह से xn तक हमने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, तो इनका जो मीन होगा दैट विल बी कॉल्ड द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, है ना। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को नापा और उसके 3 ऑब्जर्वेशन लिए, x1 की लिया 2.1, दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया 2.2 और तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया 2.0। तो जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना, वो मालूम करना इम्पॉसिबल है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो हम किसको लेते हैं कैलकुलेशन में? इन तीनों का एवरेज लिया जाएगा और दैट विल बी कॉल्ड द ट्रू वैल्यू, जिसको x बार भी अपन लिख सकते हैं या x मीन भी लिख सकते हैं। वो होगी 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.0 अपॉन 3, है ना। इस तरह से हम उसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ ट्रू वैल्यू। सबसे पहले हमारे लिए इसी के बेसिस पे हम एरर निकालेंगे। अब इससे जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस वगैरह कितने आ रहे हैं वो सब अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेजरमेंट की प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो पर्सन, जो व्यक्ति मेजरमेंट ले रहा है ना, ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं जिससे मेजरमेंट लेना है ना।
फिर मेथड, कौन सी मेथड इन्वॉल्व है उसमें, ये अलग अलग मेथड से जो एक्यूरेसी है या एरर्स हैं वो बदल जाएंगी। और जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको हम एक्सटर्नल अनवांटेड फैक्टर्स कहते हैं, जो कि नहीं रहेंगे तो शायद मेजरमेंट अच्छे से आएगा, है ना। ये फैक्टर्स हो सकता है उस जगह के कारण हो, मे बी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अनवांटेड फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मेजरमेंट में एरर्स को लाते हैं, है ना। तो अब हम लोग तरह तरह की एरर्स को एनालाइज करेंगे। एरर्स एनालिसिस में हमको ये देखना है कि कौन कौन सी एरर्स कैसे मेजर करते हैं हम लोग एरर्स को, है ना। ये एरर्स कुल कितने टाइप की होती हैं अब हम लोग ये देखेंगे, है ना। तो टोटल टाइप्स या काइंड्स ऑफ एरर हैं वो बेसिकली दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है ना, अपन लिख लेते हैं काइंड्स ऑफ एरर्स, काइंड्स ऑफ एरर्स। इसमें जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, और जो दूसरा टाइप बोला जाता है वो कहलाता है रैंडम एरर। अब हम लोग काइंड्स ऑफ एरर को डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन था जिसमें फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी सिस्टमेटिक एरर्स, और दूसरी वाली है रैंडम एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स को और फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला पार्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ना जो फॉल्टी है। फॉल्ट किस तरह से आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बैलेंस है ना, जो विथ टाइम उसमें कुछ एरर आ रही है, आजकल वो ठीक से रीडिंग नहीं ले पा रहा है, या उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना। तो इस तरह के जो भी एरर्स इंस्ट्रूमेंट में होती हैं उसके कारण जो एरर्स आती हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर या सिस्टमेटिक फाइनली इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी, इसी के अंदर दूसरा डिवीजन है एक्सटर्नल एरर। अब एक्सटर्नल एरर के मतलब है बाहर के ऐसे फैक्टर्स जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन वो वहाँ पे प्रेजेंट है ना। जैसे मान लो हमको टेम्परेचर मेजर करना है और हवा चल रही है, तो हो सकता है हवा के कारण टेम्परेचर अलग आएगा, या हम किसी चीज़ में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं और उसका वेट ले रहे हैं तो वो सही नहीं आएगा क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ भी मिली हुई हैं और हमको उनको हटा लेना चाहिए था। तभी ये सब जो फैक्टर्स हैं जो बाहर से वहाँ पे अनवांटेड हैं और प्रेजेंट हैं, उन सबको इस एरर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पे है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन इन प्रोसीजर। अब ये होता है कई बार कि हम लोग कोई एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो मेथड है या प्रोसीजर है वही गलत है मेजरमेंट लेने के लिए, तो वो एरर बार बार आएगी क्योंकि हम लोग जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है ना। तो मेथड या प्रोसीजर के कारण जो एरर आती हैं वो इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ वन इज़ पर्सनल एरर। तो वो डिपेंड करता है कि अलग अलग रीडिंग लेने वाले व्यक्ति भी कई बार अलग अलग रीडिंग लेते हैं। तो कुछ पर्सन्स ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग ले पाते हैं, उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, एक्यूरेसी है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो इस तरह की एरर्स हैं वो सब इसमें चली जाती हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है रैंडम एरर्स का। अगर हम बार बार रीडिंग ले रहे हैं और बार बार अलग अलग रीडिंग आ रही हैं और हम उसको उसमें किसी क्लासिफिकेशन में जब नहीं ले पा रहे हैं इसमें से किसी में भी, तो वो जो एरर्स कहलाती हैं वो रैंडम एरर्स कहलाती हैं।